अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। हजरात, एक ज़रूरी ऐलान सुनिए। इतना कहते ही ज़ोर ज़ोर से ढोल बजने लगा, फिर बजता ही चला गया। मर्दों और बूढ़ों की दौड़ें इस ढोल की जानब लग गई। जब कभी गांव में अहम फैसला करना होता था, पूरे गांव में मनादी हुआ करती थी। गली गली ऐलान करा दिए जाते थे। ये गांव का दस्तूर था और चौधरी हशमतुल्लाह की फितरत थी। आज ढोल क्यों पीटा जा रहा था, ये सब जानने के लिए चौधरी हशमतुल्लाह के डेरे पर पहुंचना जरूरी था। हर घर का एक फर्द वहां डेरे पहुंचता रहा। एक अजतराबी कैफियत का आलम था, गोमगो की कैफियत थी। सभी की नजरें ऊंची हवेली के दरवाजे पर जमी हुई थीं, जिस दरवाजे से चौधरी हशमत ने बरामद होना था और इस मजमे तक आना था। इसी रोज मेरा दोस्त अरफान भी मेरे पास था। मैंने इरफान का बाजू खींचा और कहा, चलो सुनते हैं चौधरी साहब क्या कहते हैं। ये दस्तूर, ये तरीका इसके लिए बिल्कुल नया था, लेकिन इसे अच्छा लगा था। वो भी खुशी खुशी साथ चलने लगा। लेकिन ये सब क्यों हो रहा था, इस बात से बिल्कुल अनजान था। साकब बताओ तो सही, ये सब क्या है? इसने मतानत भरे लहजे में कहा। रात को बताऊंगा, मैंने तेज तेज कदम उठाते हुए कहा। जल्दी डेरे पर पहुंचते हैं, यहाँ बहुत कुछ हो रहा था। लिहाजा डेरे पहुंचते ही लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम देखने को मिला। चौधरी साहब 4-5 सरबकफ मुलाजमों के दरमियान हवेली से निकलकर डेरे तक आए। एक नजर वहां खड़े हजूम पर दौड़ाई। शायद देखना चाहते थे कि यहाँ पहुंचने वाले आदमियों में किसी आदमी की कमी तो नहीं है। तब वो बोले, यकीनन आप सभी जानते हैं कि जिसने आपको यहाँ जमा किया है, उल्फत जान का कत्ल। इसका मुनकसम जिस्म, इसकी निकली हुई आंखें और इससे कबल 2 मुझे ये किसी इंसान के हाथों कत्ल नहीं लगते। बस यूं लगता है कि जैसे यासेब वगैरह। चौधरी ने आज दफन किए जाने वाले नौजवान की मौत का खदशा जाहिर करते हुए कहा। आज चौधरी साहब के लहजे इनकी शख्सियत में रौनक दिखाई ना दी, बल्कि इनके लफ्जों में जेर की दिखाई दी। दर्दमंदाना लहजा नजर आया। जी चौधरी साहब, आपने दुरुस्त कहा, हमें भी यही गुमान गुजरा था। और फिर गांव में उल्फत जान का ये पहला कत्ल नहीं है। एक बुजुर्ग ने चौधरी की बात की तायीद करते हुए कहा, अल्लाह वसाया, ये चौधरी हशमत का गांव है। यहाँ कत्ल हो रहे हैं और हशमतुल्लाह उस वक़्त तक सुकून की नींद ना सो सकेगा जब तक इनके कातलों को आप लोगों के सामने सजा नहीं दे देता। चाहे वो वहशी इंसान हो या आसेब, आप सभी को जमा करने का मतलब सिर्फ इतना है कि चौकन्ने रहें, आस पास इर्द गिर्द पर नजर रखें। किसी पर शक गुज़ीर हो तो मुझे आगाह करो। एक माह में 3 कत्ल और तीनों कत्ल काली चट्टान पर हुए हैं। किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि नूरदीन कत्ल हुआ काली चट्टान पर पड़ा है। हम तो यही ख्याल करते रहे कि वो अपनी बेटी के पास गया है। इसकी लाश गल सड़ चुकी थी, ताफुन ज़दा थी। इस पर हशरात की बहुतात थी, पहचानी ना जा रही थी। बहरहाल तुम लोगों के जहन में कोई बात हो तो मुझे बताओ। चौधरी साहब की इस बात पर मैं आगे बढ़ा और कहा, चौधरी साहब, एक बात मेरे जहन को झंझोड़ रही है। अगर हुक्म दे तो अपनी सोच का इजहार करूं। हो सकता है कि मेरी बात कुछ असर रख सके। हाँ हाँ साकब बेटा, बोलो, क्या बात तेरे दिमाग में आई है? खुलकर इजहार करो, चौधरी साहब ने धीमे लहजे में कहा। चौधरी साहब, बाबा नूरदीन के कत्ल के बाद मैं खुफिया तौर पर काली चट्टान पर जाता रहा हूँ, ताकि जिस तरह इस वहशी इंसान ने बाबा नूरदीन की लाश को 2 हिस्सों में मुनक़सम किया था, बिल्कुल इसी तरह इसके टुकड़े कर सकूं। लेकिन चट्टान का एक एक कोना छान मारा है। मुहीब रातों में चमकती रोशनी में भी यहाँ चट्टान पर किसी इंसान का वजूद नहीं दिखाई दिया। सो अंदाजा लगा लिया कि ये काम इंसान का नहीं, आसेब का है, गैर मर्रई कुव्वतों का है। यहाँ गांव में किसी इल्म वाले को लाना चाहिए। अगर ये साया हुआ, गैर मर्रई कुव्वतें हुई, तो इल्म वाला इसे जलाकर भस्म कर सकेगा। और दूसरी सूरत में अगर वो साया ना हुआ, कोई गांव से बाहर का आदमी हुआ, तो हर रात 2 नौजवानों की ड्यूटी लगा दी जाए कि मुसल्ला होकर गांव की हिफाजत करें। गांव से लेकर काली चट्टान तक की निगरानी की जाए। वाह बेटा वाह, दाद देता हूँ तेरे दिमाग की। लगता है मेरी तरह सभी गांव वालों को तेरी ये बात, ये ख्याल दिल को भाया होगा। क्यों गांव वालों? चौधरी हशमतुल्लाह ने गांव वालों से पूछा। ठीक है चौधरी साहब, ऐसा ही करना चाहिए, बल्कि आज ही करना चाहिए। क्यों नहीं करेंगे? करमदीन,
तुम मेरी गाड़ी पकड़ो और शहर से किसी इल्म वाले को बुला कर लाओ, और आज रात 2 नौजवान लड़के इस गांव की निगरानी करेंगे। आज साकिब की ड्यूटी लगाता हूँ। साकिब बेटा, गांव वालों में से किसी एक को साथ मिला लो। मैंने इरफान का हाथ पकड़ा और कहा, चौधरी साहब, ये मेरा दोस्त है, गो के शहर का रहने वाला है, लेकिन न डर है, ताकतवर भी है। मेरे साथ आज ये गांव की निगरानी करेगा। ठीक है बेटा, आज तुम दोनों निगरानी करोगे, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अगर कोई काली चट्टान या आगे पीछे मशकूक इंसान दिखाई दे तो इसे कत्ल नहीं करना, बल्कि इसे हवेली लाना है, ताकि इसका मुंह काला करके गांव का चक्कर लगाने के बाद इसके जिस्म के टुकड़े किए जाएं। चौधरी साहब ने हुक्माना अंदाज में कहा। जी चौधरी साहब, ऐसा ही होगा। अच्छा, अब तुम सब लोग जाओ। चौधरी साहब की इस बात पर लोगों का मजमा मुंतशिर हो गया। इरफान के चेहरे पर अज़तराबी कैफियत नुमाया थी कि ये असेब क्या है। तब इसने पूछ ही लिया, साकिब, क्या असेब साया इन सब का वजूद है? इस बात पर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ इनका वजूद ही नहीं, बल्कि ये चीजें इंसानी जिंदगी से खेलती भी हैं, इनकी चीर फाड़ भी करती हैं। मैं तो समझा था कि ये सब किताबी कहानियां होती हैं, लेकिन तेरे गांव आकर, ना साकिब ना, मैं तो तेरे साथ काली चट्टान पर नहीं जाऊंगा। मुझे तो डर लगने लगा है। खौफनाक किस्म की दास्तानें पढ़ पढ़कर खौफजदा हो जाता हूँ। अगर कोई भयानक चेहरा सामने आ गया तो कैसे देख पाऊंगा? ना बाबा ना, मैं ना जाऊंगा तेरे साथ। मुझे तो अभी गाड़ी पर सवार करा दो। मैं तेरे पास चंद दिन गुजारने आया था कि तेरे गांव की सैर करूंगा, देहाती जिंदगी को करीब से देखूंगा। कभी किसी गांव नहीं गया था, लेकिन अब मैं एक पल भी नहीं रुकूंगा। इरफान की बातें सुनकर मैं हंसने लगा और कहा, शहर में तो बहुत बोला करता था, कॉलेज में जिन भूतों की बातें करके दिमाग खराब किया करता था, और अब? इरफान ने मेरी बात काटते हुए कहा, साकिब, वो सिर्फ बातें थी और यहाँ हकीकत। बस कह दिया है ना कि मुझे नहीं जाना काली चट्टान पर। काली चट्टान कितना डरावना नाम है। हौसला रखो यार, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। अगर कोई तुझे कुछ कहेगा तो समझ लेना सुबह का सूरज वो ना देख सकेगा, तड़पती लाश देखेगा उसकी, और फिर कोई मेरी लाश से गुजर कर तुझ तक पहुंचेगा। मैंने हजारों बातें बनाकर इरफान को रजामंद कर लिया। तब वो बोला, यार तुम तो अपने गांव की शहर में बहुत तारीफें किया करते थे, लेकिन यहाँ मुझे तो दूर दूर तक फैले वीरानों और स्याह चट्टानों से खौफ आता है। इसकी बात पर मैंने कहा, यार इरफान, दरअसल हमारा गांव एक मसाली गांव था। कॉलेज की छुट्टियां मैं खुद पहाड़ों में गुजारना चाहता था। फिर तुझसे जुदा होकर जो ही गांव आया तो पता चला कि बाबा हाकमदीन कत्ल हो गया है। इससे कबल बाबा नूर मोहम्मद कत्ल हुआ था। गांव वालों के चेहरों पर छाई जर्दी देखकर और इनकी बातें सुनकर पहले तो मैं डरा, लेकिन फिर इस ताक में रहने लगा कि जान सकूं कि ये घिनौना खेल कौन खेल रहा है। कत्ल करने के बाद लाश की बेहुरमती कौन करता है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। रात को उल्फत जान कत्ल हो गया। इसकी लाश मैं खुद काली चट्टान से उठाकर लाया हूँ। सुबह दफन किया है। तुम पर कुछ जाहिर ना होने दिया कि तुम चंद दिन गुजारने आए हो, मेरा गांव देखने आए थे। बहरहाल मेरी बातें इरफान बड़ी दिलजोई से सुने जा रहा था। तब वो बोला, साकिब, यहाँ चंद घंटों में बहुत कुछ देख चुका हूँ। सुना करता था कि गांव के चौधरी जागीरदार बहुत जालिम हुआ करते हैं, लेकिन ये चौधरी हशमतुल्लाह खुश तबा, रौनक से पाक और जीरक इंसान दिखाई दे रहा है। इसकी बात पर मैं चौंका और कहा, तुमने दुरुस्त सुना था, ये चौधरी भी कभी बहुत सफाक और वहशी इंसान था। इसके अंदर भी रूनत भरी थी। जुल्म व तशद्दुद में बहुत बढ़ चुका था, लेकिन इन 3 कत्लों ने इसके गुरूर को खाक में मिला दिया है। अपने आप को भी चट्टान पर मुर्दा पड़ा दिखाई देने लगा था, टुकड़ों में मुनकसम देखने लगा था। तब इसका रौनक का घमंड टूट गया, गांव वालों के करीब हो गया। यहाँ के लोग काजब नहीं हैं, रास्तबाज हैं, हौसला मंद हैं और बाहिम्मत हैं। घर में बैठे गांव वालों की बातें करते रहे कि रात हो गई और अंधेरा छा गया। जो गहरा होने लगा तो मैंने अपना पिस्तौल, तेज धार चाकू, टार्च वगैरह ली और इरफान को लेकर काली चट्टान की जानब बढ़ने लगा। गांव के स्याह सन्नाटे से, हर तरफ से छाई खामोशी से वो खौफजदा और डरा डरा दिखाई दिया। इरफान, क्या बात है, बोलते क्यों नहीं? मैंने इसकी आंखों के जरिए दिल को परखते हुए कहा। मेरी बात पर वो चौंक सा गया।
साकिब यार, कैसे रह पाते हो तुम लोग ऐसी जगहों पर? शाम ढलते ही कदम सन्नाटे के डर से लड़खड़ाने लगते हैं। आंखों की चमक मानद पड़ जाती है, चहकती जुबानें कुंग हो जाती हैं। इसकी डर और खौफ में भीगी हुई आवाज सुनकर मैं हंसा। वाह दोस्त वाह, तुम इतने डरपोक हो सकते हो, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। तुम शहरी लोग गांव की जिंदगी को नहीं समझ सकते। शहर में सिवाय रौनकों के, ऊंची ऊंची इमारतों के और है ही क्या। यहाँ गांव में देख, खुली फिजा है, ठंडी हवा है, लहराते हुए सरसब्ज वो देसी खुराकें हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तो रातों का काला स्याह सन्नाटा खौफजदा किए जा रहा है। इसने मेरी बात को दरमियान में ही उचकते हुए कहा, चलो वापस चलें, घर जाकर आराम करते हैं। इसने मेरा हाथ खींचते हुए कहा, इरफान इरफान यार, बहस मत करो, हौसले से काम लो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अभी ये बात मेरे मुंह में ही थी कि वो चिल्लाया, साकिब वो देखो आग। इसका इशारा काली चट्टान की तरफ था। मुझे भी दूर काली चट्टान पर जलती हुई आग दिखाई दी। तब मैंने कहा, इरफान लगता है इस आग के पास जरूर कोई है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने पूरे गांव में वहशत फैला रखी है, बस तुम चुपके चुपके से मेरे पीछे आते जाओ। अब मेरी तमाम तर तवज्जो आग की जानब थी, जो हल्की और मध्यम थी, लेकिन जूं-जूं हम आगे बढ़ते गए, वो हल्की और मध्यम आग एक भड़कती हुई आग दिखाई देने लगी। साकिब लौट चलो वापस, मुझे डर लग रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ होने वाला है। इरफान चलते चलते खौफ से भीगी आवाज में कहा, कुछ नहीं होगा इरफान, मेरे पीछे पीछे चलते आओ। आग से कुछ दूर चट्टान की एक तरफ हम दोनों छुप कर बैठ गए। हमारी नजरें किसी चेहरे की मुतलाशी थी, लेकिन आग के इर्द गिर्द कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इरफान, इससे कबल इन चट्टानों में मैंने भी कभी आग जलती हुई नहीं देखी। आज मेरा भी पहला मौका है, लेकिन देखना यह है कि यहाँ चट्टान के पास कौन है जो लोगों को कत्ल करता है, कौन जिस्मों की चीर फाड़ करता है। मैंने भी अपनी हिम्मत और हौसला को यकजा करते हुए कहा, साकिब कोई आ रहा है, सुना है तुमने? किसी के कदमों की चाप सुनाई दे रही है, चलो भागो यहाँ से, इरफान ने कांपती हुई आवाज में कहा। तब मैंने इसके मुंह पर हाथ रख दिया, बोलने से मना कर दिया और कहा, इरफान खामोशी से देखते जाओ, बोलना नहीं है, अपनी यहाँ मौजूदगी का इसे एहसास ना होने दो। मैंने इसे घूरते हुए कहा। इतने में सफेद कफन में मलबूस कोई शख्स आग के करीब आता दिखाई दिया। इसे देखते ही दिल को एक झटका लगा, लेकिन हिम्मत ना हारी, चुपचाप बैठा रहा और इसे पहचानने की कोशिश करने लगा, लेकिन नाकाम रहा। इसका पूरा जिस्म, सर मुंह सफेद कफन से ढका हुआ था। चलते हुए वो आग के करीब आया और हाथों में आग लेकर इससे खेलने लगा। साकिब, भूत! इसकी यह हरकत देखकर इरफान जैसे ही चीख पड़ा, और शायद ये आवाज इसने भी सुन ली थी। आग को एक तरफ फेंकते हुए हमारी तरफ बढ़ने लगा। इरफान के साथ साथ मेरा जिस्म भी कांपने लगा। इरफान, जो कुरानी आयात जुबानी याद हों वो पढ़ते जाओ। मैंने डरने के बावजूद भी अपने हवास बहाल रखते हुए कहा। तब इरफान ने बुलंद आवाज में कुरानी आयात की तिलावत शुरू कर दी। इसके इस इक़दाम से चलता हुआ कफन पोश एक जगह साकत हो गया। तब हमने कुरानी आयात का विर्द जुबान पर जारी रखते हुए वापस दौड़ लगा दी और जहां खड़ा था वहीं खड़ा रहा। एक आवाज मेरे कानों से टकराई, साकिब आज तू बचकर निकल रहे हो, लेकिन दोबारा कभी ना बच सकोगे। मुझे खून चाहिए, इंसानी खून, अपनी खुश्क रगों को तर करने के लिए इंसानी खून। हफ्ते बाद एक इंसान का खून पीना, दिल खाना मेरा जीवन है और मैं अपना जीवन खत्म नहीं होने दूंगा। मैं अपनी प्यासी रगों को जरूर तर करूंगा। ये आवाज मेरे कानों से टकराई, फिर खामोशी फैल गई। करीब खड़े इरफान की हालत गैर हो गई थी। शायद ये आसेब का जाहिर होना बर्दाश्त नहीं कर पाया था। मैंने इसे झंझोड़ते हुए इसे होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसकी नजरें जैसे फट गई थी, जिस्म जैसे बेजान हो गया था। बिना सांस लिए इस जलती आग को घूरता रहा। इरफान, इरफान! मैं चीखा, इसे पकड़ना चाहा, लेकिन इसने मुझे उठाकर एक तरफ फेंका और मुसलसल इस तरफ बढ़ने लगा। इरफान में इतनी ताकत पहले ना थी, ये नई ताकत इसकी अपनी ना थी। जरूर साया इस पर हावी हो गया था, इसे मदहोश कर चुका था। तब मैंने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, सोते लोगों को जगाना शुरू कर दिया। लोग हाथों में डंडे लाठियां लिए मेरे पास जमा होने लगे।
वो इरफान को बचाओ, इसे मैंने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। लेकिन इरफान स्याह चट्टान के करीब पहुंच चुका था। जहां जाते ही वो इस चट्टान के पीछे गायब हो गया। चट्टान का एक एक कोना छान मारा, लेकिन इरफान कहीं नहीं मिला। इरफान का गायब होना सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि पूरे गांव वालों ने देखा। थक हार कर वापस लौट आए, जहन दिमाग में सोचों के पहाड़ उठाए, खरामा खरामा चलता वापस आने लगा। मैं इरफान के घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? इरफान के आसेब के हाथों कत्ल होने की खबर कैसे सुनाऊंगा? इन्हीं सोचों में घिरा हुआ चलता रहा। आंखें तर थी, पलकें भीगी हुई थी, आंसुओं के कतरे गालों को भिगोते हुए जमीन बोस हो रहे थे। चौधरी साहब, मेरा दोस्त कत्ल हो गया है, इस साए के हाथों चीर फाड़ हो गया है। वो मेरा मेहमान था, शहर से मुझसे मिलने आया था। चौधरी को देखते ही मैं चीख पड़ा। चौधरी साहब ने मेरे सर पर शफकत से हाथ फेरा और कहा, साकब बेटे, मैं सब कुछ जानता हूँ। दूसरे लोगों की तरह तेरा दोस्त भी इस कफन पोश के हाथों मारा गया है, लेकिन अब जान गया हूँ कि इंसानी जिंदगियों से खेलने वाला कोई दरिंदा इंसान दरिंदा नहीं है, आसेब है। जिस तरह इसने यहाँ दहशत फैला रखी है, सुबह वैसा ही इसका हाल करेंगे। आमल बाबा की खिदमत हासिल करेंगे, इसका हमेशा हमेशा के लिए खात्मा करेंगे। लेकिन चौधरी साहब की बातें मेरे अंदर हौसला ना पैदा कर सकी, मेरे आंसुओं को खुश्क ना कर सकी। रात बीत गई। सुबह सवेरे ही मैं अपने दोस्त को दोबारा तलाश करने की गरज से काली चट्टान पर जा पहुंचा। वहां चट्टान पर इरफान की दो हिस्सों में बटी हुई लाश देखकर मैं चीखकर इससे लिपट गया। इरफान, इरफान मेरे दोस्त, उठो यार, मैं तेरा दोस्त हूँ। आंखें खोलो, देखो किस कदर लुट गया हूँ, बिखर गया हूँ। बोलो यार, एक दफा कह दो कि साकब ये एक ख्वाब है, सपना है। लेकिन ये ख्वाब ना था, सपना ना था, हकीकत थी। काफी देर इससे लिपटा रोता रहा, फिर इसके जिस्म के दोनों हिस्सों को कंधे पर उठाए लड़खड़ाते हुए कदमों से गांव की जानब चलने लगा। जो भी मेरे कंधे पर इरफान की लाश को देखता, इस पर रिक्कत तारी हो जाती। चलते चलते मैं चौधरी हशमतुल्लाह के डेरे पर जाकर इरफान की लाश को रख दिया और चीखा, चौधरी साहब, मैं इसके माँ बाप को क्या जवाब दूंगा? कैसे इसकी लाश उन तक पहुंचाऊंगा? वो मुझे कातिल कहेंगे। कुछ नहीं होगा बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तेरे साथ मैं तो क्या, पूरा गांव जाएगा। इसकी मौत का कोई कातिल नहीं है, इसको गांव वालों ने नहीं मारा है। ये काम मैं खुद संभाल लूंगा। फिर फौरी गाड़ी का इंतजाम किया, आ गया और इरफान की लाश शहर इसके घर पहुंचाई गई। वहां कोहराम बर्पा हो गया। सभी घूरने वाली नजरों से मुझे देखने लगी, मुझे इसका कातिल समझने लगी। इरफान की मां ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया और चिल्लाती हुई बोली, साकब, ये तुमने क्या कर दिया है? अपने हाथों से अपने दोस्त को कत्ल कर दिया है। वो तो बहुत ख्वाहिश, बहुत तमन्ना लिए तुम्हारे पास गया था, लेकिन तू तो कातिल है मेरे बेटे का, कातिल। इरफान की मां जज्बाती अंदाज में चीखते हुए रोते हुए बोली। चौधरी साहब आगे बढ़े और इरफान के अलावा गांव में होने वाले कत्लों के बारे में इन्हें आगाह किया, जिन्हें गांव ने मिलकर कब्र में उतारा था। इन्हें मुतमिन किया, बिल आखिर इसे भी सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मैंने इरफान की कब्र पर हाथ रख कर वादा किया कि जब तक इस कफन पोश का खात्मा न कर लूंगा, चैन से ना बैठूंगा। शहर से ही आमिल को साथ लिया गया और गांव आ गए। आमिल ने अपने इल्म से बताया कि वो कफन पोश हफ्ते में एक बार जाहिर होता है और इंसानी खून से अपनी खुश्क रगों को तर करता है और अपनी रूह को तकवियत पहुंचाता है। ये हफ्ता गुजारना मेरे लिए सदियों बराबर था। हर रात काली चट्टान पर जाता, वहां पहुंचकर चीखता चिल्लाता, कफन पोश को पुकारता, लेकिन कुछ नजर ना आता। एक रात मैं काली चट्टान के अभी करीब ही पहुंचा था कि मुझे जलती हुई आग दिखाई दी। ये आग देखते ही मैं वापस गांव आया, बुजुर्ग को हमरा लिया और दोबारा काली चट्टान तक पहुंचा। दूर से ही हमें आग के साथ खेलता हुआ वो कफन पोश दिखाई दिया तो बुजुर्ग ने आंखें बंद कर ली और पढ़ने लगा। काफी देर तक पढ़ते रहने के बाद बोला, साकिब, ये मेरे इल्म से बाहिर है, मैं किसी भी सूरत इसे तस्खीर नहीं कर सकूंगा, इस पर गलबा ना पा सकूंगा, वापस लौट जाओ। अभी ये बातें कर ही रहे थे कि एक आवाज मेरे कानों से टकराई, साकिब, तुम्हें कहा था ना कि तुम दोबारा मुझसे ना बच पाओगे, आज तेरी बारी है। ये लफ्ज सुनते ही बाबा वापस भाग निकला और मैं सख्ता के आलम में
इसे घूरने लगा। मदहोशी मुझ पर तारी होने लगी। अपने होश खोने लगा। इरफान की तरह अपना जिस्म भी टुकड़ों में तकसीम देखने लगा। मदहोशी के आलम में खरामा खरामा इसकी जानब बढ़ने लगा। मैं किस सिमत जा रहा था, क्यों जा रहा था, कुछ खबर ना थी। इतना जानता था कि आग के करीब जा रहा था। इसके बाद एक हाथ मेरे दिल पर पड़ा। फिर होश ना रहा। जब होश आया तो खुद को अपने घर में पाया। मुझे होश में आते देखकर गांव में ढोल बजने की आवाजें सुनाई देने लगी। मैं मुतहैयर अंदाज में हर किसी को घूरने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। बार बार अपने आप को भी देखता कि मैं जिंदा कैसे बच गया, मरा क्यों ना, इस साया के हाथों टुकड़ों में तकसीम क्यों ना हुआ। मुबारक हो की आवाजें मेरे कानों से टकरा रही थी। मैंने माँ से कहा, माँ ये सब क्या है। माँ ने मेरा माथा चूमते हुए कहा, बेटा वो साया जिसने तुम्हारे दोस्त इरफान को कत्ल किया था, गांव वालों के मर्दों को कत्ल किया था, जल मरा है। बंद के करीब इसकी जलती हुई लाश देखने को मिली है, जो धुआं बनते बनते गायब हो गई। बेटा तुमने बदला ले लिया अपने दोस्त का, गांव वालों का। माँ की इस बात ने मुझे चौंका दिया, सोचों में उलझा कर रख दिया कि ये सब कैसे हो गया, किसने किया। तब अपने दिल के साथ लगे हुए अल्लाह वाले लॉकेट की जानब ध्यान गया तो सब कुछ समझ गया कि इसके मरने जलने में मेरा कमाल ना था, बल्कि इस लॉकेट का था। जो ही इसने मेरे दिल निकालने के लिए मुझ पर हाथ डाला होगा, इसे करंट लगा होगा और फिर शान कुदरत से वो अपना वजूद खो बैठा होगा। तब मैंने गले में डाले गए लॉकेट को बोसा दिया, होंठों से लगाया, शुक्राने के नवाफल अदा किए, लेकिन अपने दोस्त इरफान की मौत को आज तक नहीं भूल सका हूँ। जब गांव जाता हूँ वो काली दिखाई देती है तो कांप जाता हूँ। वो काली चट्टान नहीं है बल्कि खूनी चट्टान है। इंसानी खून से सुर्ख नजर आती है तो मेरे आंसुओं के कई कतरे आंखों से निकलकर गालों में तैरते हुए जमीन में जज़ब हो जाते हैं। तो जी नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।